अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। डिस्क्राइब आयंस ऑफ हैवी मेटल्स एज इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कह रहा है कि जो आयंस ऑफ हैवी मेटल्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करें कि ये क्या है, इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, आंसर इज an irreversible non-competitive enzyme inhibitor destroys enzymes by altering the shape so that the substrate cannot bind to the active site। कह रहे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता क्या है। मैंने आपको आगे भी बताया कि इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर वो मॉलिक्यूल होगा जो परमानेंटली बाइंड कर देगा एंजाइम के साथ और उसकी डी नेचर कर देगा, और वो डिटैच नहीं होगा और वो एंजाइम कभी भी दोबारा अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। जबकि रिवर्सिबल वो होता है कि जो रिमूव हो जाए, डिटैच हो जाए, एंजाइम अपनी एक्टिविटी दोबारा से परफॉर्म कर सकता है। जो आपके इरिवर्सिबल जो इनहिबिटर्स होते हैं वो परमानेंटली बाइंड कर जाते हैं एंजाइम के साथ और उसको क्या करते हैं, उसकी डी नेचर कर देते हैं या उसकी शेप को चेंज कर देते हैं और एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। अब कह रहा है कि जो आयंस ऑफ हैवी मेटल हैं वो बताएं कि वो इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले कि इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होता है कि जो एंजाइम की शेप को अल्टर कर देता है बाय बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट। द एग्जांपल्स ऑफ irreversible non-competitive inhibitors include cyanides and salts of heavy metals. Ions of heavy metals. Ions of heavy metals such as mercury, silver, copper, He2 plus, Ag plus and Cu2 plus combine with thiol SH group in the enzyme breaking the disulfide bridges। कह रहा है बच्चों, जो हैवी मेटल्स लाइक मरकरी, सिल्वर और कॉपर है, इनके जो आयंस होते हैं वो कंबाइन कर जाते हैं थायोल कहते हैं एसएच ग्रुप को। ठीक है, एसएच ग्रुप के साथ कंबाइन कर जाते हैं एंजाइम में और ब्रेक कर देते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस को। दीज ब्रिजेस आर इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग ट्रैशी स्ट्रक्चर। और ये जो ब्रिजेस हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं एंजाइम का ट्रैशी स्ट्रक्चर मेंटेन करने में। व्हेन दीज ब्रिजेस आर ब्रोकन, जब ये ब्रिजेस ब्रोक हो जाते हैं, द एंजाइम बिकम्स डीनेचर्ड एंड इनएक्टिव। एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर और इनएक्टिव हो जाता है और वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन। अच्छा, इनमें हमने डिफरेंस लिखना है। पार्ट ए है हमारे पास बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट ऑफ एंजाइम। बच्चों, हमने जब ये एंजाइम वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक बाइंडिंग साइट होती है और एक कैटालिटिक साइट होती है। ठीक है, एक्टिव साइट क्या होती है बच्चों? एक्टिव साइट इज अ रीजन ऑफ एंजाइम where substrate molecules bind and undergo a chemical reaction। एक्टिव साइट वो रीजन होता है एंजाइम का जहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या करता है, बाइंड करता है और अंडरगो एक केमिकल रिएक्शन में चला जाता है। द एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ रेजिड्यूज दैट फॉर्म टेम्परेरी बॉन्ड्स विद सबस्ट्रेट binding site and residues that catalyze the reaction of substrate catalytic site। ठीक है बच्चों, एक्टिव साइट वो रीजन है जहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं और केमिकल रिएक्शन कैटालाइज करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एक्टिव साइट के पास दो आगे से क्या है साइट है, एक बाइंडिंग साइट है, कैटालिटिक साइट है। बाइंडिंग साइट क्या होती है? एक्टिव साइट का वो पार्ट जहाँ पे क्या हो, विच फॉर्म टेम्परेरी बॉन्ड्स विद सबस्ट्रेट, जो टेम्परेरी यानी बॉन्ड्स बना ले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ, जहाँ पे आके
सबस्ट्रेट में मालिक्यूल्स आके बाइंड करें टेम्परेरीली, उसका हम कहेंगे ये बाइंडिंग साइट है। और वो साइड जहाँ पे रिएक्शन कैटालाइज हो, जहाँ पे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए, उसको हम कहेंगे ये क्या है, कैटालिटिक साइट। नेक्स्ट इज एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। एपो एंजाइम, if a cofactor is not available, the remaining protein part of enzyme becomes catalytically inactive and is called apoenzyme। बच्चों हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, मोस्टली प्रोटीन होते हैं, लेकिन समटाइम्स एंजाइम के पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं, अब वो कह रहा है कि अगर कोफैक्टर अवेलेबल नहीं है तो जो रिमेनिंग प्रोटीन पार्ट है ना एंजाइम का, वो इनएक्टिव होता है, और उसका हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एपो एंजाइम। होलो एंजाइम, एन एंजाइम विच रिक्वायर्स अ कोफैक्टर becomes active only if the cofactor is combined with it, such an active enzyme is called holo enzyme। कह रहे हैं ऐसा एंजाइम जिसको एक कोफैक्टर रिक्वायर हो एक्टिव होने के लिए, और वो एक्टिव तब हो जब उसके साथ कोई कोफैक्टर कंबाइन हो, ऐसे एंजाइम को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, होलो एंजाइम। नेक्स्ट इज प्रोस्टैटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। प्रोस्टैटिक ग्रुप, a prosthetic group is covalently bonded part of enzyme which is permanently attached to enzyme and does not detach after the completion of reaction। कह रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, एक कवलेंटली बॉन्डेड पार्ट है एंजाइम का। कवलेंटली बॉन्डेड पार्ट का क्या मतलब है कि ये एंजाइम के साथ बाइंड हुआ है थ्रू कवलेंट बॉन्ड, और ये परमानेंटली अटैच होता है एंजाइम के साथ, और डीटैच यानी सेपरेट नहीं होता आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद ये एंजाइम से सेपरेट नहीं होता, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। एग्जांपल क्या है, एन आयरन कंटेनिंग पोरफायरन रिंग अटैच टू सम एंजाइम लाइक साइटोक्रोम इज एग्जांपल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। कह रहा है कि आयरन कंटेनिंग जो पोरफायरन रिंग है वो एंजाइम लाइक साइटोक्रोम के साथ अगर वो अटैच हो तो वो किसकी एग्जांपल है, प्रोस्थेटिक ग्रुप की, ठीक है। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक कोफैक्टर एंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोफैक्टर होता क्या है। अ कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन chemical compound or metallic ion that is required for a protein's biological activity to happen। कह रहा है बच्चों कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड या आयन होता है, मेटेलिक आयन होता है, जो कि रिक्वायर होता है प्रोटीन की एक्टिविटी के लिए। These proteins are commonly enzymes, and cofactors can be considered helper molecules that assist in biochemical transformation। कह रहा है बच्चों कि ये प्रोटीन मोस्टली एंजाइम्स है, और कोफैक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये हेल्पर मॉलिक्यूल्स हैं जो असिस्ट यानी हेल्प करते हैं इन बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। ये बच्चों हम पढ़ चुके हैं पीछे कि ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है कि एंजाइम जो है ना कैसे अपनी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो लॉक एंड की मॉडल में क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है, उसकी जो एक्टिव साइड वो रिजिड होती है, ठीक है। और उसके पार्टिकुलर जो सबस्ट्रेट है वही आके बाइंड कर सकता है, जबकि जो न्यूज फिट मॉडल है एंजाइम एक्शन का वो कहता है कि जो एक्टिव साइड होती है वो रिजिड नहीं होती, ठीक है। रेदर क्या होता है कि जब वो अपनी शेप को मॉडिफाई या चेंज कर लेती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, इसलिए मोर देन वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट बाइंड कर सकते हैं एंजाइम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स। ये तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन से हैं, कि वो इनहिबिटर्स
विच आर सिमिलर होते हैं, विच आर सिमिलर टू इन स्ट्रक्चर टू सबस्ट्रेट के, जो सबस्ट्रेट से सिमिलर होते हैं, एंड विच हैव टू compete विद सबस्ट्रेट टू बाइंड विद एक्टिव साइट, और जिनको सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना compete करना पड़ता है टू बाइंड टू एक्टिव साइट, उनको हम कहते हैं ये कम्पिटिटिव इनिबिटर्स हैं। और नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स कौन होते हैं? दोज कम्पिटिटर्स इनिबिटर्स विच बाइंड अदर देन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम लाइक एलोस्टिक साइट, वो इनिबिटर जो एंजाइम की एक्टिव साइट की बजाय किसी और साइड लाइक एलोस्टिक साइड पे भी जाके बाइंड कर जाए, उनको हम कहते हैं ये नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स है, क्योंकि उनको compete नहीं करना पड़ा किसी के साथ बाइंड करने के लिए, ये ठीक है। अगर ये तो इनिबिटर्स में डिफरेंस है, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव में, ठीक है। कम्पिटिटिव जिनको सिमिलर होते हैं इन स्ट्रक्चर टू सबस्टेट और उनको compete करना पड़ता है, जबकि नॉन कम्पिटिटिव को होते हैं विच आर जो बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम एंड विच डोंट हैव टू compete। अगर डिफरेंस आ जाए कम्पिटिटिव में नॉन इनिबिशन में, तो इनिबिशन में क्या होगा कि कम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होती है, जिसमें जो इनिबिटर्स होते हैं वो बाइंड करते हैं एक्टिव साइड पे, और वो रिवर्सिबल भी होते हैं। अगर इनिबिट सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा तो इनिबिटर रिमूव हो जाएगा। जबकि नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है कि जो इनिबिटर्स है वो एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, इधर परमानेंटली और टेम्परेरीली। ये नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन में होता है जो इनिबिटर है वो एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को या तो टेम्परेरीली भी स्टॉप कर सकता है या परमानेंटली। अगर तो वो रिमूव हो गया तो वो टेम्परेरीली उसको इनएक्टिव करेगा, बाद में वो एंजाइम जब वो डिटैच होगा इनिबिटर तो वो एक्टिव हो जाएगा। अगर वो उसके साथ परमानेंटली बाइंड कर गया इनिबिटर, तो वो क्या होगी, इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन होगी। नेक्स्ट रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर्स एंड इरिवर्सिबल नॉन, ये बच्चों मैं आगे आपको बता चुका कि जो नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स है ना, वो दो तरह के हो सकते हैं, रिवर्सिबल भी इरिवर्सिबल भी। रिवर्सिबल वो कौन से हैं कि जो रिमूव हो जाए कुछ टाइम के बाद एंजाइम से, और एंजाइम अपनी एक्टिविटी क्या करे, दोबारा परफॉर्म कर सके, तो वो रिवर्सिबल इनिबिटर्स हैं जो रिमूव हो जाते हैं। इरिवर्सिबल इनिबिटर्स वो होते हैं जो एंजाइम के साथ जाके परमानेंटली बाइंड कर जाते हैं। दोज इनिबिटर्स विच बाइंड परमानेंटली विच अटैच विद थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जो जाके एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और वो रिमूव नहीं होते कभी भी, और वो क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। और एंजाइम अपनी एक्टिविटी दोबारा परफॉर्म नहीं कर सकता। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।